गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 8 की भाग 2 का हमारे अतीत का 3। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या है हम लोग का? बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। मीन्स जब हम लोग के ऊपर अंग्रेज का शासन था, उस समय बुनकर लोहा बनाने में वाले मालिक और फैक्ट्री की मालिक की क्या हालत थी, कैसे कैसे वे लोग हम लोग पे धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाने लगे और उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए जो ये कच्चा माल थे और फैक्ट्री जितना स्थापना कर लगे, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति पता है ना क्या हुआ था? इसमें उद्योग धंधा का स्थापना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। चलो अब दिख रहा होगा क्लियर। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े का मशीन उत्पादन ने 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में सभी जगह से जितने भी कच्चे माल थे और वो सभी का आयात वहाँ किया जाता था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? दुनिया का कारखाना। कौन कहलाया? ब्रिटेन। क्यों कहलाया? क्यों कहलाया वो? क्योंकि ब्रिटेन में ही सभी जगह से कच्चा माल का आयात करवाया जाता था और वहां उसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन का औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से चीजें खरीदी थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक केंद्र का मानने लगे। ठीक है, इस तरह भारतीय शिल्पों और उद्योगों का वहाँ किस तरह असर पड़ा, इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे कि भारतीय उद्योग जो था उसका अंग्रेज यानी ब्रिटेन के उद्योग से क्या कनेक्शन था और कैसे कैसे हम लोग का वो फायदा उठा के वो एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। मीन्स भारत का जो कपड़ा था वो और विश्व का बाजार कैसे एक दूसरे से लिंक हुए, उसका बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजी शासन, अंग्रेज की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा और पेंगांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी।
इससे फलते फूलते और भारतीय बुनकरों की हुनर की याद है अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्द शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों को जड़ों की ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं अपना इतिहास। ठीक है। शब्दों में छिपा इतिहास। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में, कहा, इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन, ठीक है, अर्थात मलमल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मलमल। किसको? ठीक है। क्या कहा जाने लगा? मसलन। कौन बोलता था? इराक में। ठीक है, इराक के मोसुल शहर में। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, ठीक, सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा भारत। और वह किसकी तलाश में आया था? व्यापार करने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट पर, ये जैसे कि है, ठीक है, तो ये कौन सा है? यहाँ पे केरल तट। ठीक। तो यहीं पर सबसे पहले पुर्तगाल वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको, ठीक है, कालिका से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे शब्द से बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिम बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वहीं के मुताबिक उन कपड़ों के इतना थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी वही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता है कि उन सूती वस्त्र और रेशम कपड़े का कि 98% किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते हैं। यूरोपीय व्यापारी क्या कहते हैं? पीस गुड्स, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान था। कितना था? 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान था। ठीक है। ये चित्र ये जो डाटा है इसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। इस डाटा को हम लोग अगर देखेंगे तो पता चलेगा। गौर से देखे वही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मांगने मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे। कितना साल पहले? 2 साल की ऑर्डर की को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय लग जाता था। जब कपड़ों के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। ठीक है। ये देखो कितना बारीक बारीक कपड़ा है ये सब। ये अब आइए देखते हैं। आइए अब इस बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंटज, कोसा और बडोना कहते थे। ठीक है। क्या कहते थे? सिंटज, कोसा और बडोना। ठीक है। सिंटज, कोसा और बंडाना। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों का सिंट शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी के छींट, ठीक है, छींट जैसे हम लोग पहनते हैं ना छींट वाला कपड़ा, वो सही, ठीक है, छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूलों पत्तियों वाले छोटे छोटे के कपड़े को कहा जाता है। ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं, ये हम लोग ये वाला है ना, ये जो है इस तरह का कपड़ा क्या कहा जाता है? छींट का कपड़ा। ठीक है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े को एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। मतलब इंग्लैंड की जो रानी थी वो भी भारतीय कपड़ा को ही ज्यादा पसंद करती है और उनसे बने कपड़े ही पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल
गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से बना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, उसका नाम क्या है? संसाधन। देखो हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर। भूमि मृदा ये पूरा संसाधन आ गया। पहले संसाधन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर भूमि मृदा प्रकृति जल ये सब संसाधन कैसे है। फिर खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि क्या है, उद्योग क्या है, और फिर मानव संसाधन। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है हेडिंग हम लोग का। संसाधन। सन और साधन। साधन मतलब हम लोग को आराम पहुंचाने वाले वैसे ही वस्तुएं साधन कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये संसाधन है। क्या चीज? बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल इत्यादि, ये सभी जितने हैं वो क्या है? संसाधन। तो अब पूछती है वो कि संसाधन क्या है। अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके वह क्या कहलाएंगे? संसाधन। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये सभी प्रत्येक वस्तुएं, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, वे सभी क्या क्या कहलाते हैं? संसाधन। ओके, ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे पूरा? वह क्या क्या कहलाएगा? संसाधन। ओके, चलो आपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, ठीक है, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। ठीक है, ये सभी क्या है? संसाधन है। ठीक, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया। किसके द्वारा? हम लोग के द्वारा उस वस्तु का उपयोग किया गया है ना। तो ऊपर में क्या दिया होता गया था कि हम लोग की उपयोग की वे सभी वस्तुएं जो हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कि क्या है ये सब। ठीक है, अब देखो, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजिता उसे एक संसाधन कहती है। ठीक है, प्रायोजिता मीन्स प्रायोजित होना, मतलब कि हम लोग उसका उपयोग कैसे कैसे किस किस प्रकार से कर रहे हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रायोजिकता। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब वो क्या जानना चाहता? अब इतना तो हम लोग जान गए कि संसाधन क्या है। ठीक है, जो वस्तु हम लोग उपयोग करते हैं वो संसाधन है। अब उनके मन में ये प्रश्न आ रहा था कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, जब
उनका कोई मूल्य होता है, इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ठीक है? सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। और जैसे कि देख लो, हम मान लिया हम लोग ब्रेड लिए, ब्रेड खरीद के लाए हैं, उसका क्या मूल्य से खरीदना है, दूध लाए मूल्य के खरीद लाए हैं। तो हर जगह हर एक वस्तु का अपना एक मूल्य होता है, ठीक है? हर वो संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसका एक मूल्य होता है, ठीक है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन है, ठीक है? मनुष्य की आवश्यकताओं का पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ अर्जित रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाएं, तब आर्थिक रूप से वे मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है? पेटेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र के अधिकार से है, ठीक है? जैसे मान लिया कोई दवा या फिर कोई, जैसे मान लिया पैरासिटामोल की दवा है, तो वो एक कंपनी बना रहा है ना, तो उस पर उसका अधिकार है, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है? क्या था? हम लोग आधे रूप से करते हैं, अधिकार करते हैं। और कहीं था क्या? ये है ना, ठीक है? चलो। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अब क्या? समय, ठीक, और प्रौद्योगिकी मतलब कि टाइम और टेक्नोलॉजी। टाइम मतलब कि जैसे कि अब कोई वस्तु जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग को टाइम लग रहा है ना। और प्रौद्योगिकी बनाने के लिए जो जिस मशीन का जिस दिमागी दिमाग के द्वारा बनाया गया या फिर टेक्नोलॉजी जिसका हम मशीन का उपयोग कर रहे हैं वो उसमें कारक होते हैं। जैसे मान लिया हम लोग को पेट्रोल बनाना है, तो पेट्रोल बनाने के लिए हम लोग को रिफाइन करने के लिए एक मशीन चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है? जो पदार्थ संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब क्या बोल रहा है? कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है? मतलब कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? कि मानव भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि समय और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वह किसी भी असंसाधित वस्तु को संसाधन के रूप में परिणत कर देता है, ठीक है? ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार, ठीक है, क्या चीज? विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, ठीक है? प्रत्येक खोज तथा आविष्कार बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तेज बहते जल का से ऊर्जा उत्पादन करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब ये क्या क्या कहा? कि जैसे कि पहले हम लोग आदि मानव काल में आग जलाते थे, तो आग जलाना सीखना, आ, उससे हम लोग बहुत सारी चीज बनाने के लिए सीखे, तो वो एक संसाधन हो गया। फिर उसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ, जिससे हम लोग परिवहन करने लगे। फिर उसके बाद और क्या हुआ? कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हुआ बहते जल से, ठीक है? संसाधन के अब प्रकार, संसाधन के अब कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, किस किस आधार पर उसको बांट सकते हैं अलग अलग संसाधन में, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। समानता संसाधन को तीन पार्ट में बांटा गया: प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, यानी कि तीन हैं। कौन कौन? पहला आ जाएगा मानव, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है, मतलब कि मानव के द्वारा जो बनाया गया है उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे, ठीक है? अब हम लोग पहला पे आते हैं, ठीक। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है? मतलब क्या? हम लोग प्राकृतिक के द्वारा जो, मतलब कि सिंपल भाषा में अगर हम लोग जान लें कि जैसे कि जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा, ठीक है, जैसे कि पहाड़, पठार, नदी, तालाब, झील, ये सब क्या है? ये सब हम लोग को किसके द्वारा दिए गए हैं? प्रकृति के द्वारा दिए हैं। ये सभी हम लोग नहीं बनाया ना।
मतलब कि जो भी पृथ्वी पर मौजूद है, उसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। वे सभी क्या चीज़ में आ जाएँगे? प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है? जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति को निःशुल्क उपहार और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थिति प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा प्रयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है? मतलब कुछ-कुछ जैसे कि अब खनिज है, खनिज प्रकृति में मौजूद है मगर उसका हम लोग कुछ प्रौद्योगिकी का यूज़ करके उसको हम फिर अपने संसाधन में उपयोग कर लेते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में विभाजित किया जाता है, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन को 2 पार्ट में बाँटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है? पहला हो गया नवीकरणीय, ठीक है? नवी कहिए न नवीन मतलब नया, ठीक है? मतलब कि जिसको हम पुनः बना सकते हैं वे है नवीकरणीय संसाधन। देखिए आगे जैसे कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है, ठीक है? नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होता है, इससे कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखा आज विश्व के बहुत से लोग समझ रहे हैं। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन भी हैं बहुत सारे, ठीक है? मगर और असीमित रूप में है, मगर कुछ-कुछ जैसे जल है, मृदा है, ये सब का हम अगर दुरुपयोग करेंगे तो धीरे-धीरे खत्म होते जाएँगे ना। उनका क्योंकि बनने का उनका जो रेट है और खत्म होने का रेट, दोनों में अगर बहुत ज़्यादा अगर गैपिंग हो जाएगा तो इक्विवेलेंस नहीं हो जाएगा ना। अब बन रहा है धीरे-धीरे 100 साल, 200 साल, 300 साल में और हम खत्म कर रहे हैं 1 साल, 2 साल तुरंत में खत्म कर रहे हैं। तो वो रेट डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए वो सही नहीं। अब दूसरा क्या है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जो जिसका भंडार सीमित है, ठीक है? जिसका भंडार सीमित है वो क्या कहलाएँगे भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है? मतलब कि वैसे वस्तुएँ या वैसे हम लोग के उपयोग करने वाले संसाधन जिसका उपयोग हम लोग करते तो हैं, मगर उसको दोबारा हम बना नहीं सकते। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है? ये सभी संसाधन जो हैं हम लोग रिफाइन करके निकालते हैं ना, प्रकृति द्वारा दिया गया है, मगर इसकी सीमित मात्रा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन सीमित।